नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, शिक्षक भर्ती जो 2.0 आने वाली है, जिसका रजिस्ट्रेशन अब हो रहा है, उसका अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो इस आपके लिए जो है वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग दिगंत भाग 2 कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसका काव्य खंड देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग गद्य खंड देखे थे, यानी कहानी और निबंध को देखे थे। इसमें हम लोग पद और कविता संबंधी चीज़ें को देखेंगे, यानी काव्य खंड होगा। तो इसमें जो है कविता आदि चीज़ों को देखा जाएगा। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 8 या 9 to 10 या 11 to 12 किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वही रचनाकार शामिल हैं जो हिंदी साहित्य में भी पढ़ना है। तो आपके लिए ये दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य भी साथ साथ हो जाएगा और यहाँ से जो SCERT का पुस्तक है उसका भी हो जाएगा। तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बिना देर करते हुए बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काव्य खंड दिगंत भाग 2 कक्षा 12 यानी बिहार बोर्ड में जो पुस्तक लगी हुई है हिंदी की, दिगंत भाग 2 कक्षा 12 में उसी का काव्य खंड हम लोग देखने वाले हैं। इस काव्य खंड के नीचे एक शीर्षक दिया हुआ है, भिगो दूंगी अग जग के छोर। ये जो है पंक्ति से काव्य खंड का शुरुआत होता है, तो उसको मैंने यहाँ समाहित किया है। तो अगर आप लोग मेरे जितने भी क्लास अभी तक हुए हैं और जितने प्रैक्टिस सेट अभी तक हुए हैं और जितने प्रैक्टिस सेट होंगे, सारे के PDF अगर पाना चाहते हैं तो आपको 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा लें ताकि आपको PDF ससमय उपलब्ध हो सके और अपनी तैयारी को जो है मजबूती प्रदान कर सकें। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा लें, और जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो जो है PDF का रिवीजन करते रहें और प्रैक्टिस सेट को भी देखते रहें ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला अध्याय है कड़वक, जिसके रचनाकार जायसी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो सबसे पहले हम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अनुमानतः 1492 ईस्वी में जायस अमेठी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कराम, कहरनामा, कन्हावत आदि रचनाएं हैं। पद्मावत इनकी जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ जो है हम लोगों को कड़वक जो है 2 पद पढ़ना है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला पद हम लोग देखते हैं। पहला पद है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, किन्ह करंक किन्ह उजियारा, जग सूझा एकई नैनाहा, व सुख अस नख तन्ह माहा, रौ रही अबंडम्भी डाभ ना होई, तौ रही सुगंध बसाई ना सोई, किन्ह समुद्र पानी जव खारा, तौ अति भौर असुझ अपारा, जव सुमेरु त्रिशूर विनाशा, भा कंचन गिरिराग आकाशा, जव रही घड़ी करंक ना परा, कांचन होई नहीं कंचन करा, एक नैन जस दर्पद औ तेहि निर्मल भाऊ, सच रूपवंत गही मुख जो वही कही चाहू। इस कड़वक में कवि एक विनम्र स्वाभाविमान के साथ अपनी रूपहीनता और एक आँख के अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर सभी का ध्यान खींचते हैं। यानी इसमें जो है आप लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी एक आँख से अंधे थे, तो उसी के जो है उन्होंने स्वाभिमान भरे शब्दों में उजागर किया है और अपने गुणों की ओर सभी का जो है ध्यान खींचने का कोशिश किया है। तो चलिए आगे हम लोग अगले पंक्ति को देखते हैं, अगले जो पद है उसको देखते हैं। मुहम्मद यदि कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी राय रकत कैरेई, गाढ़ी प्रीत नैन जर भेई, औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतसेनी अस राजा, कहाँ सुवा असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ रघव जेई किन्ह बखानु, कहाँ स्वरूप पदुमपति रानी,
कोई न रह जग रही कहानी, धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूर मरे पे मरे नहीं बासु, केई न जगत जस बेचा, केई न रिन्ह जस मोर, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोर। इसमें देखिए आप जो पदों से स्पष्ट हो रहा है, इसमें कवि ने कथा सृष्टि के बारे में जो है कहते हैं कि इसे रक्त की रेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीत के नयन जल में भिंगोई हुई है। अब वह राजा रत्नासेन है, ना वह रूपवती पद्मावती रानी है, ना वह बुद्धिमान सुआ है, और ना राघव चेतन या उदीन ही है। इनमें कोई आज नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है, पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे दो शब्द में स्मरण करेगा। कवि अपने कलेजे के खून से रची इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। यानी इसमें जो है जायसी कि ये जो पद है उसमें जायसी कहना चाहते हैं कि यहाँ कुछ भी शेष नहीं रहेगा, अंत में सभी लोग चला जाएगा। अगर कवि है तो उसका कृति रह जाएगा, राजा है तो उसका गुण और कहानी रह जाएगा। उसी को यहाँ चित्रित किए हैं। आप लोग 2-4 बार PDF को पढ़िएगा तो पंक्ति स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति उठाकर पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कौन सी पंक्ति किसकी है, क्योंकि पंक्ति बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी हो सकता है पूछा जाए। तो आप लोगों को 1-2 बार पढ़ना होगा। तो समय निकाल कर जो है इसको पढ़िए, जितना PDF दिया गया है रिविज़न कीजिए, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हो उसमें कंपटीशन है, तो आपको अच्छे स्कोर करना होगा, और अच्छे स्कोर के लिए आपको पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए आपको जो है मेहनत करना होगा। तो आप लोग जो है समय निकाल कर मेहनत करें, क्योंकि समय बहुत कम है, तो समय को मैनेज करें। दूसरा जो अध्याय है सूरदास के पद पढ़ना है। दूसरा अध्याय में तो सूरदास के बारे में जानते हैं। इनका जन्म अनुमानतः जो है 1478 ईस्वी दिल्ली के निकट एक सिही नामक ग्राम है वहाँ हुआ था, जो माना जाता है। इनके गुरु जो है ब्रह्माचार्य थे। ये भक्ति काल के कृष्ण उपासक कवि हैं। इनकी रचना है सुरसागर, सुरसारावरी, साहित्य लहरी। प्रस्तुत जो पद है वो सुरसागर से लिया गया है। इसमें जो है वात्सल्य रस का झलक मिलता है। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं सूरदास, और यहाँ उनकी बचपन की जो है बात की गई है। तो चलिए पहला पद को देखते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवर कुसुम फुरे, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग रता भूरे, तमचुर खग रोर सुनाहूँ, बोरत बन राई, सांभती गो खरी कनि में बछड़ा हित धाई, विधु बरिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्राता उठो, अम्बुज कर धारी। इसमें जो है कृष्ण को उठाया जा रहा है, सुबह के समय है। दूसरा पंक्ति दूसरा जो पद है उसको देख लेते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखति नंद रनिया, बड़ी बड़ा बेसग बहु भातिनी ब्यांज विधि अंगनिया, डारत खात रेत अपनय कर, रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत ना बनिया, जो रस नंद जसोदा बिरसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन रिन्हो, मांगत सूर्य जुठनिया। यहाँ देखिए प्रथम पद में दुरार भरे कोमल जो मधुर स्वर में सोए हुए बालक जो कृष्ण है उसको भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। यानी उसे जो है सुबह के समय में जगाया जा रहा है। यहाँ वात्सल्य रस झलकता है। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण को भोजन करते दिखाया जा रहा है। दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति मर्म स्पर्शी अंतर्धारा प्रवाहित है। यहाँ वात्सल्य भाव को अद्भुत वर्णन हुआ है। ये जो पद हैं उसके रचनाकार सूरदास हैं। आपको पता है सूरदास जो है कृष्ण के बाल रूप का बहुत अच्छा से बखान किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय है तुलसीदास के पद। तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1532 जो है इनका अनुमानता जो है माना जाता है जन्मकाल। माता का नाम हुलसी, पिता आत्माराम दुबे थे। बचपन का नाम राम बोरा था, पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग संदीपनी, रामलला नच्छू, कवितावली, गीतावली आदि। कुल जो है 12 ग्रंथों को
रामचंद्र शुक्ल ने इनके 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। प्रस्तुत जो पद है वो विनय पत्रिका से लिया गया है। चलिए पहला पद हम लोग देखते हैं। पहला पद देखते हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि धाइबी कछु, करुण कथा चराई, दिन सब अंगहीन छीन मरिन अघि अघाई, नाम रय भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई, बूझै सो है कौन कहिबी, नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपारु के मेरी, बिगाड़ियो बनी जाई, जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाई, तरय तुलसीदास भव तब, नाथ गुण गण गाई। इस पद में देखिए तुलसीदास जो है श्री राम का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने का प्रयास करते हुए सीता माता से अनुरोध कर रहे हैं कि हे माता, यदि जब भी अवसर मिले तो आप करुणा की बात छोड़कर श्री रामचंद्र को मेरी याद दिला देना, इससे मेरा भी कुछ काज बन जाएंगे। एक पुत्र द्वारा जगत जननी माता से जगत कृपालु श्री रामचंद्र का ध्यान अपनी ओर खींचने की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए कितना जो है उद्भावपूर्ण से तुलसीदास ने पदों को रखा है कि जो पालनहार हैं उसको जगत जननी से अपनी बात को कहवा रहे हैं कि उनको ज़रा कहिएगा कि मेरा भी ध्यान रखें। अगला जो पद है उसको हम लोग देखते हैं। उसमें देखते हैं तुलसीदास ने क्या व्यंजित किया है। दूसरा पंक्ति जो है पद है उसमें देखते हैं। द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी अवना, कौर ही तेज काजू, करी करार दुकार दरुन, सब कुभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी, कोढ़ में खाजू, हहरी हिया में सदै बुझियो, जाई साधु समाजू, मोहू से कहू कतहूँ कोऊ, तिन्ह कहियो कोसर राजू, दीनता दरिद दरै को, कृपा वृद्धि बाजू, दानी दशरथ याय के, तू बनाइत सिरताजू, जन्म को भूखो भिखारी, हव गरीबी निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जभाई, भक्ति सुधा सुनाजू। इसमें जो है तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का जो है वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह रहा रहा हूँ, यानी गिड़गिड़ा रहा हूँ। मुझे बस एक कौर ही दे दीजिए। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति रूपी पिलाकर मेरा ज्ञान रूपी भूख जो है उसको शांत कीजिए। यहाँ देखिए कबीरदास ने गजब का जो है व्यंजन किया है, अपने को जो है दास भाव से जो है कवि के जो है यहाँ प्रस्तुत किया है अपने प्रभु के सामने। चलिए चौथा जो है उसको देखते हैं। चौथा अध्याय है छप्पै। इसके रचनाकार जो है नाभादास हैं। नाभादास का जन्म के संबंध में काफ़ी विवाद है। इनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास हैं। ये सगुनोपासक राम भक्त कवि हैं। इनकी भक्ति में माधुर्य भाव दिखता है। इनकी रचना है अष्टयाम, भक्तमाल आदि। तो यहाँ जो प्रस्तुत रचना है उस जो नभा है वो उनकी भक्तमार से लिया गया, भक्तमारा से जो उनकी रचना है उसी से लिया गया है। तो उसमें जो है कबीर के बारे में चर्चा किए हैं और सूरदास के बारे में चर्चा किए हैं। तो पहली जो छपा है उसमें कबीर के बारे में चर्चा किए हैं, तो उसी को हम लोग देखते हैं। भक्ति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन, बिनु तुच्छ दिखाए, हिंदू तूरक परमान, रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के, हित की भासी, आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी, कबीर का निराखी नहीं, वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। ये जो है इसमें जो है कबीर का जो है चर्चा करते हुए उनके बारे में लिखते हैं। सूरदास के बारे में लिखते हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी, वचन प्रीत निर्वाही अर्थ, अद्भुत ठुकधारी, प्रतिबिंबत दिवि दृष्टि हृदय, हरि रेरा भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबहि, रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रवणनि धरै, सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिरचारण करे। यहाँ जो है कबीर और सूर से संबंधित नाभादास की 2 छपाई दिया गया है जो भक्तमारा में संकलित है। यानी भक्तमारा में जो कवियों का चरित्र है उसमें जो है कबीर और सूरदास से संबंधित पदों को यहाँ संकलित किया गया है। 5वां जो अध्याय है उसको कवित है,
जिसके रचनाकार भूषण हैं। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1315 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये रीतिकार के रीतिभद्ध धारा के कवि हैं। इनका प्रमुख रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। तो चलिए इनके कवित्व जो हैं दो उस पढ़ना उसको हम लोग देख लेते हैं। इंद्र जिमी जंभ पर, वाड़व ज्यों अम्भ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुर राज है। पौन बरी बाहु पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्रबाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, यो मरेक्ष वंश पर, शेर शिवराज है। यानी वीर रस के आप जो देख रहे हैं कि भूषण जो है वीर रस के कवि हैं, तो यहाँ वीर की पंक्ति जो है साफ झलक रहा है। निक्षत म्यान ते मयूखे, पररय भानु कैसी, फारे तम तोम से, गयंदन के जार को। रागती रप की कंठ, बैरनी के नागिन सी, रुद्र ही रिझावै दय दय, मुंडन की मार को। राज क्षिति पार छत्रसार, बाहुबली, कहाँ रो बखान करो तेरी करवार को। प्रतिभट कटक कटीरे केते काटी काटी, कारिकासी किर की करेऊ देती कार को। प्रस्तुत दोनों पंक्ति में जो है छत्रपति शिवाजी की शौर्य का वर्णन किया गया है। इसके जो रचनाकार हैं भूषण हैं। हम लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए हम जो है परीक्षा के दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में जो प्रश्न आए उसको अच्छे से बना सकें। क्योंकि समय रहता तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते, प्रत्येक पंक्ति का जो है व्याख्या करते, लेकिन हम लोगों के पास समय बहुत कम है, तो परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों को पढ़ना है। PDF आप लोगों को जो है दे दिया जाएगा, तो आप लोग इसे 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप जो रचनाकार यहाँ है उसको हिंदी साहित्य में भी पढ़ना है, तो आप जो है चीज़ पढ़ेंगे तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे तो आप TGT का तैयारी कर रहे हैं, या 6 to 8 का, या 9 to 10 का, या +2 का, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये जो रचना है वो हर एक जगह दिखाई पड़ता है, हिंदी साहित्य में भी। तो ये जो है पंक्ति पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। चलिए जो है 6ठा अध्याय है तुमुर कुराहर कराह में। ये जो कविता है इसको हम लोग स्टेट में भी पढ़े थे, PGT में जयशंकर प्रसाद का है, तो इसको जो है हम लोग देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ये छायावाद के प्रमुख कवि में एक हैं। इनकी मृत्यु 1937 में हो गई थी। इनके प्रमुख काव्य जो है झरना आसुरहर, प्रेम पथिक, करुणारय, कामायनी आदि। प्रस्तुत रचना जो है कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तुमुर कुराहर कराह में, तुमुर कुराहर कराह में, मैं हृदय की बात रे मन, बिकर होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर, चेतना थकसी रही है मैं मरे की बात रे मन, चिरन विषाद विरीन मन की, इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन, जहाँ मरु ज्वारा धधकती, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ज्वारा धधकती, चात की कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाट यूँ की, मैं सरस बरसात रे मन, पवन की पर चीर में रुक, जरा जीवन जा रहा झुक, इस झुरसते विश्व बंद की, मैं कुसुम ऋतुराज रे मन, चिर निराशा निर्धर से प्रतीक्षायित आसुर सरस में, मधुप मुखर मरकन मकुदित, मैं सजर जरजात रे मन। इसमें जो है कामायनी महाकाव्य की नायिका श्रद्धा जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है, आत्मगान प्रस्तुत करती है। इस गान में श्रद्धा विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में अपना परिचय देती है और अपने सत्तासार का व्याख्यान करती है। प्रकारांतर से यह नारी मात्र का परिचय और महिमागान हो जाता है। कविता के रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं, आपको पता होना चाहिए। तुमुर कुराहर कराह में जयशंकर प्रसाद की कविता है जो कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस सर्ग से लिया गया है, या किस पुस्तक से लिया गया है, या इसके रचनाकार कौन है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ देख लिया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। 7वां जो अध्याय है पुत्र वियोग है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनका जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1948 में कार दुर्घटना में हो गई। इनकी प्रमुख रचना है मुकुल तीरधारा, बिखरे मोती तथा सभा के खेल। प्रस्तुत जो कविता है मुकुल काव्य संकलन से दिया गया है। इसमें जो है अपने पुत्र के वियोग मृत्यु होने पर यह पुत्र वियोग कविता देखते हैं। इसकी पहली बंद है, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उदास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया।
ये जो पहला बंद है, अंतिम बंद है, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ, कैसे अपना मन समझावे। यानी पहली और अंतिम बंद है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ समाहित किया है। पूरी कविता पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पे इसको डालकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ उपलब्ध है। तो चलिए इस कविता का मेन उद्देश्य क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, सार क्या है। यह एक शोक गीत है जिसमें पुत्र की मृत्यु के बाद तड़पते माँ के हृदय की निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निर्भय व्यक्ति और सर्वभम होकर अमिट रूप में काव्यत्व अर्जित कर देती है। इसमें एक माँ के विषादमय शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता है, ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कटता अर्जित करता जाता है, तथा कविता के अंतिम क्षण में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे की संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति में अस्थायी परिणति पाता है। इस जो कविता है इसके रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये वही सुभद्रा कुमारी चौहान है जो झांसी की रानी कविता लिखते हैं और आज यहाँ उनकी कविता पुत्र वियोग लिख रहे हैं। यानी दोनों कविता शोक गीत और खुशी का गीत दोनों आप लोग देखे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उषा कविता है। उषा कविता के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं, जिनका जन्म 1911 में उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। इनकी मृत्यु 1993 में हो जाती है। प्रमुख रचना है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, अब इतने पास अपने बात बोलेगी, कार तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। तो ये इनकी जो है प्रमुख रचना है। आपको रचनाओं को ध्यान में रखना होगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। सारी चीज़ों को एक दो बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए कविता के देखते हैं। छोटी कविता है। प्रातः नभ था बहुत निरशंख जैसे भोर का नभ, राख से रिपा हुआ चौका, बहुत कार्य सिरा, जरा से रार केसर से की जैसे धूल गई हो, सलेट पर या रार खड़िया चाक मर दी हो किसी ने, नीर जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिर रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इसमें जो है उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह चित्रण एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह किया गया है। प्रभाववादी चित्रकार वस्तु या दृश्य के मन और संवेदना पर बड़े प्रभावों का उनकी विशिष्ट रंग रेखाओं के सहारे चित्रण करता है। उषा में एक जादू है जिसमें विमुग्ध तरीन कवि दृष्टि उसके साथ साथ बढ़ती है, उसे सजग इंद्रिय बोध और मानस में जज्जब करती जाती है। कविता का समापन इस जादू से गुजरते हुए बाहर निकल आने पर होता है। उषा के साथ साथ कर्मता चलती यह यात्रा एक संतृप्तिकर सौंदर्य हो जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता लिखकर जो है प्रकृति का जो है सच्चे रूप में उपयोग करने का संदेश देते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली कविता की ओर। नौमा जो कविता है जन जन का चेहरा है, जिसके रचनाकार मुक्तिबोध है। ये वही मुक्तिबोध हैं जो प्रगतिशील लेखक के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1917 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1964 में हो गई थी। चांद का मुँह टेढ़ा इनकी प्रमुख पुस्तक है। भूरी भूरी खाक दूर, काठ का सपना, विपात, सतह से उठना, आदमी, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी आदि। इनकी जो कविता है जन जन का चेहरा, उसका पहला बंद है। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, गर्मियों की धूप एक। अंतिम पंक्ति है क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। इस कविता में कवि की दृष्टि और संवेदना वैश्विक और सार्वभौमिक दिखाई पड़ती है। कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता का जो अपने मावोचित अधिकार के लिए कर्मरत है चीज प्रस्तुत करता है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है और इस एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मुक्तिबोध जो है ये कविता लिखकर जो है जनता की आवाज़ को बुलंद करता है और शांति और बंधुत्व की दिशा का जो है स्थापित करने का जो है दिशा को प्रयासरत करता है और स्थापित करता है। अगला जो अध्याय है अधिनायक है। तो अधिनायक के बारे में आप जो जान रहे हैं, जो राष्ट्रीय गान में अधिनायक शब्द आया है उसी पे जो है
वो अधिनायक कौन है ये उसी को दिखाया गया है। तो इसके रचनाकार रघुवीर साहा हैं, जिनका जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। लोग भूल गए हैं कि ये 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रमुख रचना है सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिटियाँ, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं आदि। प्रस्तुत कविता जो है आत्महत्या के विरोध से दिया गया है। तो चलिए अधिनायक कविता को हम लोग देखते हैं। हम लोग के पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस चीज़ें को है जल्दी समाप्त करने के लिए जो है परीक्षा की दृष्टि से इसे समाहित किया है। तो आप लोग वीडियो जो है अंत तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है समझ में आए। तो इसको हम लोग देख रहे हैं जो अधिनायक कविता है, तो उसी को देखते हैं। राष्ट्रगीत में भरा कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथरना पहने जिसका गुण हर चरण गाता है। मखमल टम 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 बर्रम तुर्रे पगड़ी छत्र चंबर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगू बूचे नर कंकार, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन रगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है, ऐसी व्यंग कविता जिसमें हास्य नहीं, आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिटक कटाक्ष है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। कविता में हर चलना इसी आदमी का प्रतिनिधि है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहार गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकतावश सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराने जाने से पहले जो है जाने जो है जलसे में, यानी वहाँ जो प्रोग्राम होता है जलसे में, वह फटा सुथरना पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है, जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी ना जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है मानो सत्ताधारी वर्ग की प्रछन्न लालसा हो सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की। यानी ये जो रघुवीर साहा हैं ये कविता में व्यंग्यात्मक तरीका से सत्तावादी जो लोग हैं, शोषक लोग हैं, जमींदारी प्रथा का जो अधिनायक हैं उसी पे तंज कसा है। तो आप व्यंग्यात्मक तरीके से ये कविता को देख सकते हैं कितना जो है कटाक्ष करता है। 11वां अध्याय है प्यारे नन्हे बेटे को। ये जो रचना है विनोद कुमार शुक्ल रचते हैं, जिनका जन्म 1937 में रजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया। प्रमुख रचना है सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा आदि। प्रस्तुत जो कविता है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह काव्य संकलन से लिया गया है। तो चलिए इस कविता को देखते हैं। पहली पंक्ति इसका है, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया हूँ, सुनना यह। कविता और लंबी है, पूरी कविता आप गूगल से देखकर पढ़ सकते हैं या आपके पास बिहार बोर्ड की किताब होगा वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने जो है एग्जाम ऑफ व्यू से बनाया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। अंतिम बंद है, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़की का दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। यह कविता का नायक जो भिराई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक दुर्भेद प्रतीकार्थ ग्रहण कर देता है। ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधी में घुरा मिला हुआ है और जो प्रवाहित है वह हमारा आधार है। तो रचनाकार विनोद शुक्ल जो हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, तो भिराई में जो है लोहा के माध्यम से कविता का सारांश प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए अगला जो है अध्याय उसको हम लोग देखते हैं। 12वां अध्याय है हार जीत। इस जो कविता है उसके रचनाकार अशोक वाजपेयी हैं। उनका जन्म 1941 में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनकी प्रमुख रचना है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह
घास में दुबक कर आदि। प्रस्तुत जो कविता है कहीं नहीं वहीं काव्य संकलन से दी गई है। यह एक गद्य कविता है, यानी कहानी की तरह ही एक कविता है। तो देखिए कविता का पहला बंद है, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रही है। अंतिम बंद है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। यह जो कविता है शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है और कौन के एक क्षण में अनेक सारी वास्तविकताओं को बेपर्द कर देती हुई हमें एक ऐसा प्रतीत जगा जाती है जो प्रमुखापेक्षी और बंधुआ नहीं है, गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है। तो बनोर अशोक जो वाजपेयी हैं वो अपनी बातों को कहानी यानी गद्यात्मक कविता के माध्यम से अपनी रचना में दिखाते हैं। चलिए इस वीडियो का जो है अंतिम अध्याय है गांव का घर। तो गांव का घर जो कविता है उसके रचनाकार ज्ञानेंद्र पति हैं, जिनका जन्म 1950 में गोड्डा झारखंड में हुआ था। संशयात्मा के लिए इन्हें जो है वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचना है आँख हाथ बुनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, भिनसार, कवि ने कहा आदि। प्रस्तुत कविता जो है संशयात्मा से दी गई है। तो ज्ञानेंद्र पति जो है बहुत ही मार्मिक कवि हैं। इनसे हमारी जो है मगध यूनिवर्सिटी में 2 दिन का प्रोग्राम था, तो 2 दिन जो है साथ में हम लोग मुलाकात किए थे और जो है साहित्यिक चर्चाएं हुई थी। तो ज्ञानेंद्र पति से हम मिले हैं, उनसे जो है बातचीत किए हैं, उनकी कविताओं पे जो है उनके मुख से हम उनकी कविताओं को सुने हैं। तो वो जो है अपनी कविता जब बोलते हैं, पाठकों के बीच रखते हैं तो बहुत ही मार्मिक हो जाता है, वेदनापूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो गांव से जुड़े हैं और गांव की बात करते हैं। तो उनकी कविताओं में गांव की संस्कृति और जो रीति रिवाज था वो देखने को मिलती है। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो हमें एहसास नहीं हो रहा था कि हम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो कवि हैं उनसे हम मिल रहे हैं। अब उनकी उम्र जो है अंतिम अवस्था में है, लगभग हमें लगता है कि आप जोड़ सकते हैं कितना उम्र में हो चुका है उनका, यानी लगभग 70-72 के आसपास है उनका उम्र। और दिखने में अभी भी जो है पुष्ट है और लंबे कद के हैं। उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो गांव का घर उनकी कविता पढ़ना है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी कविता को हम आज पुस्तक में देख रहे हैं। गांव के घर के अंतापुर की वह चौखट, टिकरी साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाए गए गोंद का गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊं खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। यानी इसमें जो बता रहे हैं कि पहले जो गांव का घर रहता था उसमें जब बड़े बुजुर्ग आते थे तो खासकर आते थे, क्योंकि उनकी जो है बहुएं घर में रहती थी और जो है खड़ाऊं जो है वो बाहर ही खोलते थे। और अंतापुर का जो चौखट हो यानी बाहर का चौखट है, टिकरी साटने के लिए जो है सहजन यानी मुनगा का जो होता है रट्टा, उसी का गोंद से जो है टिकरी साटा जाता था। तो ये चीज़ों को जो है वो चर्चा करते हैं अपनी कविता में। आगे वो अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, रिरने वाले मुँह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फेरे फेरे भी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुराओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। इस कविता में कवि ने गांव की वह पुरानी संस्कृति एवं आचरण को दिखाया है जिसमें बुजुर्गों का सम्मान एवं घर की मर्यादा के लिए गांव जाना जाता था। यानी ज्ञानेंद्र पति जो हैं वो गांव की सभ्यता का जो है यथार्थ जो है चित्रण कर गांव की महत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो काव्य था आप लोगों के काव्यखंड जो है संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था, तो रचना और रचनाकार को आप लोग ध्यान में रखिएगा, उनके जन्म को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो है उनके जन्म के अनुसार सजाने के लिए आपको पूछ सकता है। तो चीज़ें को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, हो सकता है इस बार SCRT से प्रश्न पूछे, पिछले बार नहीं पूछा था तो इस बार पूछ सकता है। आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएं। अब जो है इससे संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग का जो तैयारी है लगभग पूर्णता को प्राप्त कर सके। तो चलिए हम लोग MCQ को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं? यानी अज्ञेय के द्वारा जो 4 शतक निकाला गया था तो उसी में पूछ रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं। आपको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह किस 4 शतक के कवि हैं। विकल्प आपके सामने है, 4 विकल्प हैं।
एक विकल्प का चयन करना है। इस बार जो है एग्जाम में 4 ही विकल्प पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्क नहीं रहेंगे। तो आप लोग जो है इसे उसी तरह दिया गया है, बनाइए क्या सही होगा, ऊपर में पढ़ाया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, दूसरा सप्तक के कवि हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, रघुवीर सहाय को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? रघुवीर सहाय को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, जो भूल गए हैं पुस्तक के लिए दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्यास है? दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्यास है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की ये उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, जो साथ चले थे जाने कब अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए, जाने कहाँ कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ में आ रहा है कि रोशनी कहीं और से नहीं इन्हीं शब्दों से आ रही है। उक्त कथन किसका है? आपको बताना है कि ये जो कथन है वो किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ज्ञानेंद्र पति को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ऊपर में पढ़ाया जा चुका है, विकल्प क यानी संशयात्मा के लिए दिया गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, 5 चिड़ियों ने खाली आकाश को सुने घाट पर नहाने आई सखियों सा अपनी किराराओं से भर दिया। उक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है किसकी है आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। तो ये जो पंक्ति है जो ज्ञानेंद्र पति की है, आपको जो है गांव से जुड़ा हुआ पंक्ति मिलेगा, लगभग ज्ञानेंद्र पति का रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, तुमुर कुराहर कराह में कविता कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? यानी तुमुर कुराहर कराह में जो कविता है कामायनी जो है रचना जयशंकर प्रसाद की, उसके किस सर्ग से लिया गया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, निर्वेद सर्ग से लिया गया है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, भूषण के शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? भूषण के शिवराज भूषण पुस्तक में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, 105 अलंकारों की हुई है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग के पास समय बहुत कम है, तो जो है आपको समय को मैनेज करते हुए मेहनत करना है, रिवीजन करना है और व्याकरण के जो आपके पास पुस्तक है उसका भी अध्ययन करें, क्योंकि वहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसका भी ध्यान दीजिए और ये जो नोट्स दिया गया है उसका रिवीजन कीजिए, और जो नोट्स नहीं दिए हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा कर प्राप्त कर सकते हैं। तो 9वां प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, दास भाव की भक्ति है। चलिए अगला प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? विकल्प आपके सामने है, जाना पहचाना क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो ये MCQ और टॉपिक आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। आज जो है SCRT बिहार का बुक जो है 6 से लेकर 12 तक मैंने ख़त्म कर दिया है। अब जो है व्याकरण वाला सेक्शन है, तो कल से हम लोग जो है अभ्यास सेट करेंगे और उसके साथ साथ व्याकरण वाले सेक्शन को भी बीच बीच में देखेंगे, और साथ साथ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उपन्यास और नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं प्रश्न उसको हम लोग देखेंगे साथ साथ। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग लगभग चीज़ें को समाप्त करने की कगार पे पहुंच गए हैं। और इस बार जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आप लोगों का अच्छा से रिविज़न हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से आप लोगों की जो है जानकारी में ज़्यादा वृद्धि होगी। चीज़ें को आप लोग पढ़िएगा और प्रैक्टिस बनाइएगा तो आप लोग के दिमाग में ज़्यादा नोटिस होगा। तो आप लोग को जो है ध्यान में रखते हुए तैयारी को हम जो है प्रैक्टिस सेट इस बार ज़्यादा करवाएंगे। कल से जो है लगभग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाए, और बीच बीच में जो है एक एक टॉपिक को, व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको, और जो नाटक उपन्यास से संबंधित पात्र है, कथन है, और जो संबंधित है कि कौन सा उपन्यास किस चीज़ का जो है दशा वर्णन करता है, उस समस्या का दिखाया गया, तो उस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो जो है हम लोग अब
बिहार बोर्ड का जो किताब है वो ख़त्म कर चुके हैं। एनसीईआरटी का जो पुस्तक है उसको हम लोग एमसीक्यू में प्रैक्टिस सेट में समाहित करते जाएंगे ताकि चीज़ें को समझ सकें, क्योंकि यहाँ जो रचनाकार है वही एनसीईआरटी में भी पढ़ना है। तो जब जो मैच करता है तो उसको हम लोग पढ़ दिए हैं, जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम लोग एमसीक्यू में देख लेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, चीज़ें को हम लोग सही तरीके से देखेंगे और तैयारी लगभग हम लोग अच्छे ढंग से करेंगे ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछे आप लोग जवाब अच्छे से दे सकें और अपना स्कोर कर सकें। तो आप लोग जो है पीडीएफ का जो है रिवीजन करें। जो पीडीएफ नहीं दिए हैं, 249 जो है हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे फ़ोन पे या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे एसी नंबर पे जो है भेज दीजिएगा और मैं इधर से जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोगों को तैयारी भी करनी है। तो जल्दी से करवा दें और जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो जो है पीडीएफ का रिवीजन करें। आपको जो बाकी पीडीएफ है भेज दिया जाएगा, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि हम जो है पीडीएफ लगभग तैयार कर चुके हैं। त्रुटिपूर्ण है जो है त्रुटि रहित हो गया है, तो आप लोगों को ये चिंता करने की बात नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। समय थोड़ा सा लगता है तो कोई बात नहीं है, समय से आपको दे दिया जाएगा। और अगले जो वीडियो है उसमें जो है हम लोग प्रैक्टिस से देखेंगे और बीच बीच में जो व्याकरण के टॉपिक हैं और नाटक आदि से संबंधित जो प्रमुख टॉपिक है वो सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो ऐसा ही जो है वीडियो को देखते रहें, चैनल पे बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।